अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बिलाखिर वो बिल्ली जो है वो बाहर आ ही गई थैले से, और वो थैले से बिल्ली क्या बाहर आई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अयूब खान के पोते उमर अयूब, जो कि तहरीक इंसाफ जैसी जमहूरी जमात, सियासी जमात के लीडर हैं, वो वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द होंगे और वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है वो जो कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसा कमीशन बने जो उन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो इसमें शामिल ना हो। तो मकसद और मोटिव जो है वो सामने आ गया। इसके हवाले से क्या मज़ीद सूरत हाल है, ये हो क्या रहा है, आगे हुकूमत साजी के हवाले से भी एक ख़बर गो कि अभी तक वो ज़राए के हवाले से आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कमेटीज़ के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, उसमें कोई शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। तो इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ जो है वो आज एक बड़े ही प्यारे से मेहमान हैं, और आप उनको रावी के नाम से जानते हैं, जो रावी चैन ही चैन लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे से रावी जो हैं वो चैन ही चैन नहीं लिख रहे जो पहले लिखा करते थे। उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरे साथ हैं हसन अयूब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त और साथी। हसन, वेलकम टू AQS लाइव। सर थैंक यू। आपकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई? मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़ा होकर मैंने AQS लाइव में आना था, आज आ गया। हसन, आपकी ट्वीट बहुत मशहूर हुई थी। जब भी आप कोई पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं या ख़बर जो है वो शेयर करते हैं, तो फिर उसके बाद आप लिखते थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा, और उस पर बहुत सारी मीम्स भी बनी। जी तो ये कैसे आपने कहा कि ये आप लिखें या क्या करें? मतलब नजम सेठी साहब वाली चिड़िया थी, आपने रावी चैन ही चैन, या कुछ लोगों की कुछ? हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। तो ये मतलब उसका कॉपी किया लेकिन नाम चेंज किया। है। देखिए ना, वो नजम सेठी साहब ने चिड़िया रखी और उसके बाद मुबश्शिर लुकमान साहब ने चुड़ैल ले आए। है। अच्छा, वो मैंने देखा कि ये दोनों आवारा हो चुकी हैं। चुड़ैल की खबरें भी ठीक नहीं आ रही थी और चिड़िया भी आवारा थी। तो मैंने कहा जी, कोई खबर तो मेरे पास होती थी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा चलिए इसको रावी चैनी चैन लिख दिया, और साथ खबर देने के बाद रावी चैनी चैन लिख दिया। तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो हिना फिरदौस साहिबा, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डायरेक्टर PR आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको रखें, कंटिन्यू करें। तो ये उनका बेसिकली मुझे एक मशवरा था जिस पर मैंने अमल किया। हाँ, ज़बरदस्त। तो आपको कैसा लग रहा है कि एक दिन पहले चीफ कमिश्नर जो है वो एक इल्ज़ाम लगाता है, और फिर उसके बाद अगले दिन तहरीक इंसाफ का वो उम्मीदवार जो कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, जो कि उन्होंने उतारा है, जो जनरल अयूब का पोता है, उसका ये कहना, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा? ये कोई कहानी कुछ समझ आती है आपको? कहानी तो समझ आ रही है। यानी आप ये देख लें कि जिस दिन पोलिंग स्टार्ट हुई, पोलिंग के स्टार्ट इख्तिताम के साथ ही हमले शुरू हो पड़े इंतखाबात के ऊपर। इंतखाबात के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए बाय डिज़ाइन ये पहले से प्लान थे, और उन हमलों में आप देखें कि यके बाद दीगरे जो है हमले होते आ रहे हैं। और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो गुज़िश्ता रोज़ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्वेश्चन पहला कि क्या उनको PCB ने कहा था कि आप वहाँ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्रिकेट के हवाले से? क्या सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात का अगर जायज़ा लेना था तो वो जो पर्सन कंसर्न था वो DC रावलपिंडी था, या कमिश्नर जो डिवीज़न का इंचार्ज होता है वो था? नहीं। अच्छा, क्या वो वहाँ पर जो है वो PCB की दावत पर गए थे? क्या उन्होंने सरकार से इजाज़त ली थी? बहुत से सवाल आते हैं। यानी बात उन्होंने, उनके फिर अल्फाज जो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उनको और उन समेत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए। मुझे भी, हाँ जी, साथ मुझे में भी, उसे हम उन समेत मैं ये कह रहा हूँ कि फांसी दे दी जाए। तो अब पहला बात ये है कि आप मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इलेक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक बनता है?
किसी तरीके से भी मेरा दिल पर ख्याल हाथ है रख कि- के गए, बिल्कुल ईमान से क्या ताल्लुक बनता है? कोई नहीं बनता। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, उसका फिर एक बैकग्राउंड है ना, क्यों हो रहा है ऐसा। अब उसका बैकग्राउंड जो है वो आप आ जाइए कि कुछ मुकदमात हैं, उन मुकदमात के अंदर एक फैसला जो है वो इंतखाबी निशान का फैसला भी है जो रिसेंटली आया, मेमोरीज में है लोगों के। जी अब वो फैसला जो है वो उसके ऊपर जो हम देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और फिर उसका इख्तिताम यहाँ पे होता है कि हामिद खान साहब जैसा वकील जो है वो उसका लास्ट आर्गूमेंट ये होता है इसके बड़े पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे। तो ये बात सारी चीज़ें जो हैं वो पीटीआई को पता थी कि भी हमने इलेक्शन नहीं करवाए, इंतखाबी निशान हमें नहीं मिल रहेगा, और फिर उसके बाद जो शैम इलेक्शन करवाया उसके ये एक होना ही होना था। हाँ, अब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, पहले फैसला आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, क्योंकि हामिद खान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर ये केस लगा था। तो रीसेंट चीज़ तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि फरवरी के अंदर इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की पिटीशन ही थी, जी अली जफ़र साहब थे, जी तो वही पेश हुए थे, और उनकी ही पिटीशन क्या कहते हैं, बॉर्न फ्रूट समर आवर साबित हुई, समर बार हो गई कि 8 फरवरी की इंतखाबात डेट आ की गई। तारीख आ गई। जी तो उसके बाद फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो वो तो प्री इलेक्शन था ना जी। हाँ, पोस्ट पोलिंग जो अब चीज़ें चल रही हैं, आप ये देखें कि और उससे ये पहले इतनी सिंपल काजी नहीं है। फैज़ा की ज़ात को टारगेट करना शुरू कर दिया गया था सोशल बिल्कुल मीडिया नहीं, के ऊपर। सिद्दीकी जो साहब, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो किस सियासी जी जमात वो के थे? वो थे बिल्कुल आप ये बात समझिए कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। खाली ये कमिश्नर रावलपिंडी अकेला नहीं है। कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लेना या उससे इंक्वायरी जो है वो करना, खाली या उसको जो है वो इन झूठे इल्ज़ामात के ऊपर सज़ा देना मकसद नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सवालिया निशान उठा रहा हूँ, जो रियासती इदारे हैं जो यानी अपने आप को जो है वो बड़ा, हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं, उनसे सवाल तो करना बनता है ना भाई, कि आपको इल्म में नहीं था कि वो क्यों जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देखें, उसने जब ये इन्विटेशंस भेजे तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम भी था, तो उस टाइम वर दे स्लीपिंग, रियासती इदारे सो रहे थे, उनको नहीं समझ आई कि कमिश्नर क्यों जा रहा है वहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और देखें कि एक टेलीविज़न के जो मालिक हैं वो इस टाइम चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और वही सीएम पंजाब भी हैं। अब आपको बात समझ आ रही है? तो क्या उनसे परमिशन ली उन्होंने? जो चेयरमैन पीसीबी थे या सीएम पंजाब थे, पंजाब गवर्नमेंट भी के भी वो तो है, तो मातहत थी ना, क्या उनसे तो परमिशन ली? कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस परमिशन करने के लिए किसी की नहीं, इजाजत उनको की जरूरत है? परमिशन को जरूरत, ये तो देखिए ना, ये तो बड़ी टेक्निकल सी चीजें हैं ना। ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती चीजें, ये कुछ ना कुछ देखें, कुछ चीजें चल रही है ना बैकग्राउंड में। अब उन साहब का ऑलरेडी जो है वो कंडक्ट, आप ये देखें कि उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, बात पता लग रही है कि 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी राब्ते में भी थे। तो अब उनके ऊपर ये लोग क्या कर रहे थे, ये आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये क्या कर रही थी? हर अफसर के ऊपर मॉनिटरिंग तो हो रही होती है ना। नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कोई ये थोड़ी बात करें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा नहीं करेगा, वो उनका काम तो नहीं वो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है ये तो कम से कम उनको सोचना चाहिए था ना। उनको कम से कम डबल मेरा चेक ख्याल तो है कि करना ये चाहिए था। उसके ऊपर नहीं, बात ये है कि वो जो, मुझे तो उनके इल्जामात की ही समझ नहीं आती ना, जो इल्जाम वो लगा रहे हैं वो क्या इल्जाम अब आप लगा ये रहे हैं। देखिए इल्जामात लेकिन देखें। अब उसकी समझ आ गई है ना नहीं, कि आ गई तहरीके है। इंसाफ, अभी आपको और भी समझ आएगी कि इनके साथ जो लोग शामिल हैं, जिनके कहने के ऊपर, जिनकी शाबाश और थाबड़े के ऊपर उसने बंदे ने आकर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको कम से कम ये एश्योरेंस ज़रूर दी गई होगी कि आपको मैक्सिमम जो है ना थोड़ा बहुत जो है वो क्लीन अप करके ना, ड्राई क्लीनिंग से गुजार कर, तो तुम्हारी बचत हो जाएगी। तो अच्छा, बात आपको ये है पता कि है कि बचत अभी नहीं होनी एक चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 रुकनी बेंच का एक फैसला है। उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई जहनी मरीज हो तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो जहनी तौर पर सेहतियाब ना हो जाए। ठीक है, एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया और पंजाब हुकूमत की तरफ से फ़ौरन कहा गया ये तो जहनी मरीज है, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, अब आज वो है कि शायद उनके ये पीएस के मुस्लिम लीग घर पे नवाज की भी तरफ से कहा चापे गया है वापे जी, मारे पंजाब गए। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया कि जैनी मरीज है। पंजाब गवर्नमेंट का ये मौका अभी तक नहीं आ सकता। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के आमिर मीर जो हैं, जी। उन्होंने जियो के ऊपर जो पहली बात की वो यही की थी। उन्होंने पहली बात उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन के शिकार हैं। उन्होंने कहा था कि ये ज़हनी तौर पे डिप्रेशन में आए हुए हैं। ऐसा कोई साइको ही हो सकता है जो कह रहा हो मैं सुबह खुदकुशी करने लगा था, और उन्होंने खुदकुशी वैसे बात करने का की ना। रुझान जो है वैसे ही वो उन्होंने इस जाहिर बात तो को करता है कि उसके assume किया है। साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स लेकिन क्या हैं। एट द मोमेंट अभी तक इनको डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो ज़हनी तवाज़ुन उनका ख़राब है, पहली बात।
और अगर ज़हनी तवाज़न ख़राब, इसको साबित करना पड़ेगा ये ज़हनी तवाज़न ख़राब नहीं है, ये बड़ा जनाब सोच समझ कर मोहतरम ने वारदात डाली है। और ये जो इनके 7 मार्च को इनकी नौकरी जो है ना वो ख़त्म हो रही है, इख्तिताम पजीर हो रही है। इनके बहुत से स्टेक्स हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। एंटी करप्शन पंजाब इनका मामला देख रहा है। इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी, इवन के नैब के हवाले से भी इनका कोई रेफरेंस को तैयार था, सुनने में आ रहा है। अब अगर ये चीज़ें तमाम चीज़ें पाइपलाइन के अंदर नहीं, वो मौजूद तो हैं, मीम्स भी बहुत इनके बन खिलाफ रही हैं। इंक्वायरीज चल रही उन्होंने हैं। इस तरह की मीम्स भी बन रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा सोचा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर मुझे पता लगा मैंने अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया। हाँ, मतलब यूएस का वीज़ा लगवाया हुआ है। और देखिए यूएस के वीज़े के हवाले से इनका जो माइंड बना है ना ये जो करने का, ये पिछले कुछ 8-10 दिन का ये सारा मामला है। इससे पुराना कोई ये लूप में नहीं थे। कोई इसको लेकिन ये इनके मामला अकाउंट बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। चेक होने चाहिए। देखिए, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उस इल्ज़ाम को तो वो साबित कर नहीं सकते नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये इल्ज़ाम उन्होंने क्यों लगाया, चीफ जस्टिस को क्यों टारगेट किया, चीफ जस्टिस के ऊपर ये बातें क्यों की, जबकि उनका बराह रास्त या इनडायरेक्टली भी कोई ताल्लुक नहीं बनता मैं इंतखाबात वही तो से। कह रहा हूं कि तो आपको ये चीज़ें अगर वो पीटीआई के साथ नेक्सस उनका सामने आता है, तो फिर जो लोग, जो किरदार इस शख्स के साथ जो है वो राब्ते में थे, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये सवाल है। अगर उनको छोड़ दिया गया कि भाई इस बंदे की हद तक, मैं तो नहीं कहूँगा खाली कमिश्नर को मिले सज़ा, कमिश्नर को तो सज़ा मिलनी चाहिए, जो साबिक कमिश्नर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए लियाकत चाढ़ा साहब को। लेकिन जिनके कहने के ऊपर, जिनके इमा के ऊपर, जिनके इसके साथ से पैसे लेने के ऊपर या मुबैना तौर पर रिश्वत देने के ऊपर उन्होंने ये हरकत की है, उन बंदों तक पहुंचना अब लाजिम हो चुका है। वरना चीफ जस्टिस को की इज्जत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। कल और भी जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी महफूज नहीं होगी इनसे, इस तरह के लोगों से। तो वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। आपके इंतखाबात के ऊपर हमले हो रहे हैं और आइंदा भी इंतखाबात के नताइज के ऊपर हमले होते रहेंगे। अब देखें कि ये 6-7 दिन आइंदा आने वाले ये बहुत ही हसास हैं। और मुझे तो यकीन है कि ये जो एक साजिशी जमात है, इन्होंने दूर की प्लानिंग की होती है, पहले से सोचा होता है कि हमने क्या करना है। अभी जो फ्रॉड इलेक्शन कह रहे हैं, मुझे इस बात पर मैं कन्विंस हूँ कि सबसे बड़ा फ्रॉड इनका पकड़ा जाएगा, सबसे बड़ा फ्रॉड इनका पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये हमेशा एक ही टाइम पर इनकी रवायत है कि हमेशा जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं, एक्चुअली उन्होंने खुद वो काम किया होता है, ये खुद चोर होते हैं। नहीं, वो तो सारी चीज़ें जो हैं वो जब खुलेंगी और सामने आएंगी तो तभी पता लगेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जनरल अयूब के पोते जो हैं उन्होंने तो आज खोल दी ना बात। जी, उन्होंने कह बिल्ली दिया थैले कि से बाहर आ गई है। उन्होंने कह दिया है कि हम इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे चीफ जस्टिस से, लेकिन वो इस मामले से खुद को अलग कर लें। भाई क्यों कर लें? कल आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो विदाउट एविडेंस, आपका बंदा लगा रहा है इल्ज़ाम मुबैना तौर के ऊपर, तो अगर आपका बंदा उन पर विदाउट एविडेंस इल्ज़ाम लगाए तो चीफ जस्टिस क्यों रिक्यूज़ करें इस मैटर से? अभी तो उन्होंने नोटिस नहीं लिया इस मामले का। अगर कल कोई एप्लीकेशन आती है, कोई पिटिशन आती है या किसी केस के अंदर इस मैटर को टेकअप किया जाता है, इस पर नोटिस दिया जाता है, तो मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस खुद इस मामले को सुने। क्योंकि उनकी अभी ख्वाहिश है कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस मामले को सुने और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कोई बेंच बना हो जो कि फैसला करे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी स्वाबदीद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, चीफ जस्टिस की है, लेकिन ये इस तरीके से इन चीज़ों को लूज नहीं छोड़ा जा सकता। अगर छोड़ा गया तो इनको तकवीत मिलेगी, ये मज़ीद हमले करेंगे और इनके अपनी जो मुबैना धांधली उन्होंने शायद की हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीगर जमातों के ऊपर या दीगर ओहदों पर मौजूद जो शरीफ लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इनका एजेंडा ये है कि अंडर प्रेशर लाओ और अपने आप को जो है ना वो क्लीन चिट दिलवाओ। अब आप इनको, यानी मैं बता रहा हूँ कि अगेन मैं कहूँगा कि हमारे रियासती इदारों का फेलियर है। इंतखाबात पर कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, जाली फॉर्म 45 लाकर इन्होंने जो है वो पहले मीडिया चैनल्स को भी जो है वो यूज़ किया। अब एक रिपोर्टर है यहाँ पर जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको अगर मैं जाली फॉर्म 45 भिजवा दूँ तो उसने कौन सा उसका फ्रांसिक करना है? उसने सीधा जनाब उसके ऊपर जो है वो टिकर्स बनाने हैं और अपने चैनल को भेज देने हैं और साथ फॉर्म 45 की जो है वो एक फोटोशॉप कॉपी भेज देगा वो। यहाँ तो बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं उनको पता ही नहीं कि अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन हो तो वो किस तरह से होती है, उसके क्या चीज़ें होती हैं, और वो हम फिर ट्विटर पे शेयर कर देते हैं। हमारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, लोग यकीन कर जाते हैं। तो मैं बस बात यही है कि और वो भी एक सेइंग है ना कि जब तक सच सामने आता है, झूठ जो है वो पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा चुका हुआ होता है।
कल तो बात ये है कि लोग, आम आदमी, उनको भी बहुत सारी चीजें पता है, तो ये एक झूठ का उनके ऊपर असर कैसे हो जाता है, कैसे कोई ये सारी चीजें जो है वो कर लेता है? जो डैमेज वो करना चाह रहे थे वो डैमेज वो कर गए हैं। इंतखाबात के ऊपर एक हमला उन्होंने करना था, चाहे रावलपिंडी डिवीज़न ही होगी, 13 सीट्स हैं, खाली 13 वो नहीं है, प्रोविंशियल की सीट्स भी हैं, और आगे पंजाब हुकूमत जो बनेगी इनकी वोटों से, उनके ऊपर भी जो है वो पहले से ही वो डैमेज कर गए हैं। बड़ी दूर की सोची है इन्होंने, हमला कर दिया। कल ये कमिश्नर की इल्ज़ामात के साथ एविडेंस तो कोई है नहीं, कुछ साबित तो ये कर सकते नहीं है। अब जब साबित भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक माहौल को गंदा कर गए, गंदला नहीं, करके उसको ना, रिपीटेडली वो एक बात करते और ये रहेंगे बात उसको। करते रहेंगे। जो अब एक आदमी है सपोजिटली, अगर वो उसके कपड़े उतर गए हैं, ठीक है, चाहे किसी के इल्ज़ाम से ही उतर गए हैं, अब वो दोबारा वो कपड़े पहन भी ले, नमाज़ें भी पढ़ ले, तो वो उसके ऊपर जो है वो क्लीन, लोग उसको उसी तरह याद करेंगे, यार ये तो वो है। अच्छा, आपको ये इस जो अवाम की वोटों से मुंतखब हुए हैं उनकी जीत को पलूट कर गए अब जी मुझे ये तो फ्रॉड से जीते हुए हैं। नहीं, वो तो अब ये देखे ना, बात ये है कि अगर इलेक्शन खुले तो फिर सब जगह का खुले ना, जी पूरे पाकिस्तान का खुलना पूरे चाहिए। पाकिस्तान का खुलना मैं तो चाहिए। कहता हूं लेकिन वो खाली इलेक्शन खुलने का कैसा है, उस पे हम कोई लीगल राय लेंगे कि कैसे खाली इलेक्शन खुल फॉर्म सकता 45 है। फिर ना खुले ना, लेकिन फिर पहले भी खोल दें। मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, आपको क्या इत्तफाकात नजर आते हैं, मतलब ममासलत जो है, 2013 का इलेक्शन हुआ, उसको भी 4 हल्के खोलने की बुनियाद के ऊपर एक हवा बनाई गई, शोर मचा दिया। फिर आज़ादी मार्च, धांधली मार्च, और फिर उसमें यही था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फाइल कर दी थी उस वक्त की गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला हुआ है उनकी सज़ाए मौत बरकरार रखने का। अब उधर जो है अयूब खान साहब के पोते जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार आ गए हैं। अब 2013 के इंतखाबात के अंदर जो हो रहा था, वो वहाँ पे उस वक्त भी प्यारे अफजल जो हैं वो सामने आए थे इस तरह के इल्ज़ामात के। और अब मसला ये है कि ये कानूनी सी बात है, वो उस वक्त क्यों नहीं खुला था? उस वक्त भी यही होता था, चीफ जस्टिस जो है ना वो सुओ मोटो ले इलेक्शन इंतखाबात के धांधली के इल्ज़ामात हैं, मुनज़्ज़म धांधली के, इफ्तिखार चौधरी ने किए, उस वक्त जुडिशल ऑफिसर थे तो उनके ऊपर आरोज के ऊपर इल्ज़ाम था। चीफ जस्टिस ने जुडिशल आरोज नहीं दिए, यानी जो मुतलका जो है वो जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने मुतलका जो अपने जुडिशल ऑफिसर ने दिए, वरना सारा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ साहब पर लगाना था उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ, सारा इल्ज़ाम लगाना था। मैं वही नहीं, वो भी आए, अभी आएगा वो, देखिएगा क्यों क्या ये भी अब देखिएगा कि जो आरोज के हवाले से एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, और उसका मकसद ही ये था, आपने इलेक्शन कमीशन ने उसने सारा डिनोटिफाई कर दिया उसके बाद। तो जब फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है वो उन अपील आई इलेक्शन कमीशन की आरोज की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फौरन नोटिस लिया। काजी फैज साहब जाना चाह रहे थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे, वेकेशन, ठीक है ना, वेकेशन 16 दिसंबर। तो वो जो आरोज का है, इन्होंने वो क्या देखा जी, हम तो पहले कह रहे थे। सो ये हर चीज़ जो है वो उसको इस तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि इनका जो माइंड गेम का जो तरीकाकार है, वो फैक्ट्स जो है ना आपके सामने होते हैं, और फिर उसके बुनियाद के ऊपर एक कहानी घड़ी जाती है। मैं वही बात कर रहा था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी धांधली के इल्ज़ामात नहीं किए थे, तो एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें इत्तफाक हुआ था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, और फिर उस जुडिशल कमीशन ने अपनी 6 महीने तक हेयरिंग की, नासिर मुल्क साहब की, और फिर उसके बाद जो है ना ये सारा, लेकिन वो उस वक्त जो है साबित फिर भी नहीं हुए थे इल्ज़ामात। लेकिन तरीका वारदात, मैं ये कहता कि जो 2013 का तरीका वारदात है, वही तरीका वारदात अब जो है उसको ज्यादा स्पीड के साथ फौरन किया गया। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। अभी ये क्या करने लगे हैं, अब इन्होंने एक बात आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। आप कह रहे हैं ना कि जी जनरल अयूब के पोते हैं, ठीक है, जनरल अयूब के पोते हैं, लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका कोई जो है ना वो लव नहीं है उनके लिए, जनरल अयूब के पोते के लिए, और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कोई जो है वो रोल अगेंस्ट जो है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने किया, उस पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आई बिलीव कि उसको रिग्रेट्स हैं, कैसा नहीं होना चाहिए था। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कोई सहूलत इस्टेब्लिशमेंट ने ना माजी की ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने कोई फराम नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने बलबूते के ऊपर और अल्लाह की मदद से
आज ये चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुंचे हैं और वो आज नौकरी कर रहे हैं, चाहे चंद माह रहेंगे उनकी बतौर चीफ जस्टिस, वो करके तो वो रिटायर होकर इज्जत के साथ घर जाएंगे। लेकिन ये लोग उनके जो पहले भी उनके दुश्मन थे, आज भी उनके दुश्मन हैं, और इनको तकलीफ चीफ जस्टिस काजी फाइजा से इसलिए है कि वो उस तरह के इमरानदार और सहूलतकार नहीं है जिस तरह के माजी के चंद जजेस रहे हैं। जैसे साकिब निसार साहब थे, जैसे चीफ जस्टिस जो है उमर ताब बंदियाल साहब थे, जैसे साबिक जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, तो ना ही मुजाहिर अली अकबर नकवी की तरह वो हैं। तो ही इज़ अ फेयर मैन, वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं। तो इस बात की उनको बड़ी तकलीफ है, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि यार एक आदमी फेयर आदमी आ गया, ये हमें खाते में नहीं लेकर आता, हमारी 2 नंबरियों को भी जानता है और हमारे इस किस्म की जो तर्ज सियासत है उसको ये भांप चुका है। तो इनके झूठ और इनका प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया के सामने मौजूद है। लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब है इस बात के ऊपर कि लोग आज भी एक सेक्शन हमारी सोसाइटी का वो फिर भी कहता है कि चाहे ये बेशक गंद खा रहे हो तो कहते हैं गुलाकंद खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक तारीखी हकीकत जो है वो बयान करके हम इजाज़त लेते हैं अपने नाजरीन से। कितनी अजब बात है कि जब उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा था, उसमें उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उस में बजाय इसके कि फ़ैसला किसी और के ख़िलाफ़ आता, अपने जज के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और वो थे काजी फैजी साहब कि वो बेंच के अंदर और इमरान खान के मुकदमात नहीं सुनेंगे। एजाजुल एहसन, उमर अताब बंदियाल, ये भी उस बेंच का हिस्सा थे। और कितनी अजब बात है कि जब इमरान खान ने गैर आइनी तौर के ऊपर असेंबली तोड़ी और फिर उसके बाद जिसको उन्होंने कायम मुकाम वज़ीर आज़म के तौर पर नॉमिनेट किया, उसका नाम था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। और कितनी ही हैरत की बात है कि उनका दामाद अबू ज़र नियाज़ी वो आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई मुतमव्वल वकील सलमान अकरम राजा। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए।